हे गाइस, दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हो गया हमारा नीट 2026, आगे क्या करते हैं। बहुत सारे सवाल मेरे पास बच्चों के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वो क्वेरीज मुझसे पूछ रहे हैं। तो जो चीज़ें मैं इस वीडियो के माध्यम से जितना मैं बता पाऊंगा उतना मैं सारे आपकी क्वेरीज भी सॉल्व भी करूंगा। एंड हम फिर स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि आगे जो लोग अब ड्रॉप ले रहे हैं उनको क्या करना है। सो दिस वीडियो इज़ बेसिकली अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू हैंडल 2027 पेपर, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई चलेगी। ठीक है, जो लोग नए आए हो यार, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, डॉक्टर सौरभ जैन ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी देयर। ओके, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है सौरभ जैन के नाम से, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में, अभी मैं एनरोलमेंट ले रहा हूँ। अभी मैंने कुछ टाइम के लिए, अगले एक हफ्ते के लिए मैंने फ़ीस कम करी हुई है, टिल 25 जुलाई आई हैव रिड्यूस्ड द फीस अप टू, अब फीस मैंने कर दी 6000 रुपीज़, विच वॉज अर्लियर 8500 रुपीज़। तो 2500 रुपये मैं अभी डिस्काउंट दे रहा हूँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए, उसके बाद मैं फिर से फीस बढ़ा दूंगा। ठीक है, आप मुझे मंडे और थर्सडे लाइव ज्वाइन कर सकते हो, 11 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आता हूँ। इसके अलावा आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, जब भी मैं, और अगर कभी बीच में लाइव आता हूँ तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ ग्रुप पर। ठीक है, देखो पहली बात, पेपर वॉज टफ, ओके, नो डाउट पेपर वॉज टफ, लेकिन तब भी कट ऑफ बहुत हाई गई। मुझे भी 525 530 से ज़्यादा कट ऑफ की उम्मीद नहीं थी। मैंने बार बार खुल के बोला था कि मुझे लग रहा है कट ऑफ इतनी ही रहेगी, लेकिन कट ऑफ पहुँच गई 560। मुझे भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया क्या हुआ, क्यों हुआ, पर अब जो है वो है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में आई एग्ज़ाम के बाद और कट ऑफ रिजल्ट आने के बाद, एक चीज़ जो मेरी बाकी बच्चों से भी बात हुई और मेरे और टॉपर से भी बात हुई कि बायो वाज वेरी इजी। इस बार की बायो जो थी इट वाज वेरी इजी कंपेयर टू 2025। कुछ क्वेश्चंस थे जो सीधे वन लाइनर थे, सीधे देखते ही आप टिक कर सकते हो। उससे दो चीज़ें हुई, पहले पिछले साल जिन बच्चों के 320 330 नंबर बायो में आए थे उनका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस बार जितने भी आपको मिल रहे हैं बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं सब 99 परसेंटाइल में हैं। सबके नंबर जो हैं, किसी के नंबर 350 हैं, किसी के 355 हैं, किसी के, कई बच्चों के 360 नंबर हैं। तो इस बार बायो में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो जो आपका 20 से 25 नंबर का गैप है, बहुत सारे बच्चों ने बायो से कवर किया। इसलिए आप देख रहे हो जो कि जो आपकी वो था ना क्वालिफाइंग मार्क्स था, वो भी 160 से बढ़ के सीधा 220 पहुँच गया। 40-50 नंबर का जो गैप है ना, बच्चों को समझ में आ गया। क्योंकि बिकॉज जब फिजिक्स केमिस्ट्री टफ होगा, बच्चा एक नॉर्मली समझता है कि यार देखो फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी, एटलीस्ट बायो अच्छे से कर लेते हैं। इसलिए लोग अब बायो भर भर के कर रहे हैं। इसीलिए बायो का पेपर जितना इजी आएगा उतनी ही प्रॉब्लम होगी, उतनी ही कट ऑफ हाई जाएगी। और इसीलिए सिलेक्शन के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, टफ चीज़ें हैं, ईजी चीज़ें हैं, चाहे आपकी बायो हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, वो ढंग से करके जानी, उसमें आप मिस्टेक नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ जो हुई एग्जाम में वो ये थी कि 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे। बायो लोगों ने फास्ट कर ली, 5-10 मिनट उन्होंने वहाँ से निकाल दिए। इस तरह से ओवरऑल बच्चे 2 से 3 क्वेश्चन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाए, जो पिछले साल नहीं कर पाए थे। इसीलिए कट ऑफ जो थी 30 से 35 नंबर बढ़ती हुई समझ में आ रही है। बट उसमें मेन रोल जो है वो बायो का ही है। बायो ईजी आना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है 2025 के कंपेरिजन में। प्लस बच्चे इस बार मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि टफ क्वेश्चन आएंगे तो कैसे हैंडल करने हैं, और टाइम उनको एक्स्ट्रा मिल गया सॉल्व करने हैं, तो 2-3 क्वेश्चन बच्चे एक्स्ट्रा सॉल्व कर पाए। पेपर का लेवल 2025 के कंपेरिजन में टफ था इस बार का, लेकिन तब भी कट ऑफ गई हाई बिकॉज ऑफ द बायो एंड दिस एक्स्ट्रा टाइम। ओके, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क्स पे आप देख रहे हो कि बेस लेवल के भी बच्चों ने अपना बायो इंप्रूव करके स्कोर अपना बढ़ाया है। ठीक है, सो बायो विल ऑलवेज बी द सेलेक्टिंग फैक्टर। इस बार भी जो बच्चे इस साल तैयारी कर रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, रटने वाली चीज़ें चाहे बायो हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो, इनको बहुत परफेक्ट करके जाना है। रटने वाली चीज़ों में जितना अच्छा स्कोर करोगे उसके बाद आप सिलेक्शन के ऊपर आप जितनी मेहनत करते हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, क्योंकि अभी साल भर का टाइम है, आप रैंक इंप्रूव कर पाओगे। अगर आपका बेस सही नहीं है, अगर आपका बायो सही नहीं है, आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अच्छी नहीं है, आप फिजिक्स कितनी ही कर लो, सिलेक्शन भी नहीं होगा। रैंक की बात तो छोड़ ही दो। ठीक है, सो अब जिन बच्चों का जो रिजल्ट आया है उसके हिसाब से जिन बच्चों को कॉलेज मिल रहा है, चाहे कोई सा भी कॉलेज मिल रहा हो, ठीक है, जीएमसी मिल रहा हो, नया मिल रहा हो, पुराना मिल रहा हो, जो मिल रहा हो, जो दी बेस्ट कॉलेज मिल रहा हो, ले लेना। ठीक है, प्राइवेट में तभी लेना जब पैसे की बरकत हो, पैसा आपके पास कोई कमी ना हो। पैसा अगर आपको खींच तान के प्राइवेट लेना पड़ रहा हो, प्राइवेट मत लेना। गवर्नमेंट के लिए फिर से भले ड्रॉप ले लेना, लेकिन ज़बरदस्ती 50-60 लाख रुपए अपने ऊपर कर्जा लेकर के, लोन लेकर के मत घुसना। ठीक है, अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, आपको लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके नंबर जो है 550 560 आ रहे हैं, आपको लग रहा है स्टेट से कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको लगता है कि आपको मिलेगा थर्ड राउंड तक आते आते, ओपन राउंड तक आते आते मिलेगा, प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। आपको नहीं पता काउंसलिंग प्रोसेस कितनी लंबी खिंचेगी। मैं आपको अभी रिसेंट का एग्जांपल बता देता हूँ। नीट सुपर स्पेशलिटी का जो एग्ज़ाम होता है उसके काउंसलिंग पिछले 4 महीने से होल्ड पर है, क्योंकि कोई कोर्ट का में केस चल रहा है, अटका हुआ है काम। नीट यूजी में भी ये चीज़ हो सकती है, कहीं कोई कोर्ट में केस चला गया, कुछ हो गया, कुछ भी ऊपर नीचे हो गई चीज़ें, काउंसलिंग डिले हो जाती है। हो सकता है कि काउंसलिंग होते होते जाके दिसंबर चला जाए।
ठीक है। तो इतना लेट अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो कई बार बच्चे सोचते हैं कि इतना लेट एडमिशन लेने से बेटर है कि 4 महीने बाद फिर एग्जाम है, एग्जाम दे लेता हूँ दोबारा, ठीक है। और आप तब तक अगर बैठे रहोगे, बाई चांस आपको कॉलेज नहीं मिला तो इट्स जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो भी अपना अगला प्लानिंग है वो कर लेना। अगर आप बॉर्डर लाइन पे हो, स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन। टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, जिस दिन कॉलेज मिल जाए उस दिन तैयारी छोड़ देना, ठीक है। काउंसलिंग बहुत लेट तक जा सकती है, और जो लोग काउंसलिंग कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग प्रॉपर करना, काउंसलिंग के अपना हार्डवर्क होमवर्क पहले से करके रखना। जिनकी रैंक बहुत अच्छी है, जिनको पता है कि उनको क्या क्या कॉलेज मिल सकते हैं, उनको काउंसलर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनकी रैंक पीछे है, जिनको पता है कि मल्टीपल ऑप्शंस में से उनको चूज़ करना पड़ेगा, उनको काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ज़रूरत है तो काउंसलर ले लेना, नहीं तो अपना होमवर्क पहले से करके रखना कि जो जो कॉलेज मिलने की प्रोबेबिलिटी हो उन कॉलेजेस को ज़रूर सर्च कर लेना कि कौन सा कॉलेज तुम्हें लेना है, ठीक है। अगर आपके ड्रॉप ऑलरेडी 2 से ज़्यादा हो चुके हैं या 2 हो चुके हैं, प्लीज़ ज्वाइन समवेयर। पार्शियल ड्रॉप ले लो, पार्शियल ड्रॉप लेकर के आजकल बहुत इजीली सेलेक्ट हो जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं एक वीडियो उस पर ऑलरेडी डाल चुका हूँ कि पार्शियल ड्रॉप के साथ तैयारी कैसे करनी है। बट अपने ऊपर ज़बरदस्ती और ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो, इसके लिए और ड्रॉप मत लेना, या लेना तो फिर अगर आप ले रहे हो ड्रॉप, अगर आप पार्शियल ड्रॉप नहीं ले रहे हो, अगर आप प्रॉपर ड्रॉप ही ले रहे हो, घर वालों की मन मर्जी के साथ और बहुत अच्छे से अपना मेंटल बैलेंस लेते हुए और अपने आप को मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए परिपक्व कर लेना कि अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो एक एक्स्ट्रा, तो तुम्हारे अंदर इतनी मेंटल स्ट्रेंथ हो कि तुम साल भर तैयारी कर लो, ठीक है। क्योंकि लोग एक्स्ट्रा ड्रॉप लेकर के भी निकाल ले जाते हैं एग्ज़ाम, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मेंटली प्रिपेयर उस चीज़ के लिए होना ज़रूरी है। रही जहाँ तक जो बच्चे एमबीबीएस के लिए अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर नेक्स्ट एग्जाम होगा क्या पीजी की जगह पर, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिस दिन आएगी उस दिन इस बारे में बात करेंगे। एज ऑफ नाउ नेक्स्ट एग्जाम होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, अभी कोई उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कुछ लोग कह रहे हैं सर मैं प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लूँ क्या, विल इट बी वर्थ इट? यस इट विल बी वर्थ इट। इफ़ यू हैव मनी यू कैन अफोर्ड इट, टेक इट, नो प्रॉब्लम। उसका आपके पीजी एग्ज़ाम से, उसके आपके एमबीबीएस से और आपका कोई लेना देना नहीं है। पीजी का एग्ज़ाम अपने आप में कम्प्लीटली डिफरेंट एग्ज़ाम है, उसका आपके कॉलेज से जहाँ से आपने एमबीबीएस किया उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप प्राइवेट से भी एमबीबीएस करते हो तो भी आप एमबीबीएस के पेपर्स इजीली क्लियर कर लोगे। आपको पढ़ाई आगे भी करनी पड़ेगी। नीट यूजी का आपके एमबीबीएस के पेपर्स से कोई लेना देना नहीं है। पर ये आप सोचो कि एमबीबीएस बहुत आसान है, तो इतना आसान भी नहीं है। पढ़ना आपको वहाँ पर पड़ेगा, बट इतना टफ भी नहीं है कि आप पास ना कर सको, है ना। तो आपको मेहनत वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। अब बात आती है, अब हम आते हैं उन बच्चों पे जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात, बायोलॉजी ही आपका बेस होगा सिलेक्शन के लिए। जिन लोगों ने पिछले साल आपका ड्रॉप था और अब आप इस साल ड्रॉप ले रहे हो, आपके ऑलरेडी 400 नंबर से ऊपर हैं, बायो में ऑलरेडी आपके 300 नंबर से ऊपर हैं। बायो के लेक्चर्स दोबारा देखने की वजह सीधे एफएसटी पे चले जाओ, फुल सिलेबस टेस्ट पे चले जाओ। बायो के कम से कम 100 क्वेश्चंस आपको डेली करने ही करने हैं, ठीक है। फोकस करो बायो पर, फोकस करो इनऑर्गेनिक पर, फोकस करो ऑर्गेनिक पर। जो चीज़ आती है केवल उसका रिवीजन करो, सीधे क्वेश्चंस पर जाओ। आपका पूरा गोल होगा इस साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। 2027 वालों, अगर आपने ड्रॉप लिया है, आप केवल थ्योरी करके सेलेक्ट नहीं हो सकते। यू विल नीड ए लॉट एंड लॉट एंड लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सिलेक्ट करवाएगी। यही चीज़ बायो पे अप्लाई होती है, यही चीज़ फिजिक्स पे अप्लाई होती है, यही चीज़ केमिस्ट्री पे अप्लाई होती है, ठीक है। शेड्यूल आपका वही होगा जो भी आप टेस्ट सीरीज़ पकड़ के चल रहे हो। टेस्ट सीरीज़ कोई एक लेकर के चलना, एलन की ले लो, आकाश की ले लो, पीडब्ल्यू की ले लो, ड्यूलाइट की ले लो, जिसकी तुमको समझ में आती हो, सही लगती हो, उसकी ले लो, ठीक है। किसी की टेस्ट सीरीज़ में भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ के थ्रू हम अपना असेसमेंट बस नहीं कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ एक्चुअली हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए है कि हमको इतने गिवन टाइम में इतना सिलेबस अपना कंप्लीट करना है। सो फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड फॉर बायोलॉजी ऑल्सो फॉलो एनी टेस्ट सीरीज़, एंड उस टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को जिसको भी तुम डिसाइड करते हो उसको बहुत अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि हमारा मेन गोल है कि उतने गिवन टाइम में हम उतने चैप्टर्स को कंप्लीट कर लें, अपने ऊपर प्रेशर बना के रखें। अगर तुम टेस्ट सीरीज़ फॉलो नहीं करते हो, अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर तुम अपने हिसाब से सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो अगर तुमने प्रेशर क्रिएट नहीं किया हुआ है, अगर तुमने अपने पास पहले से एक शेड्यूल नहीं बना रखा है कि इतने इतने टाइम पे मुझे इतना खत्म करना है, तो तुम किसी एक डायरेक्शन में बढ़ जाओगे और तुम फिर वही करते रहोगे। फिजिक्स कर रहे हो तो फिजिक्स ही करते रहोगे, केमिस्ट्री कर रहे हो केमिस्ट्री करते रहोगे। आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा। बाद में जाके आपको रियलाइज़ होगा, अभी आज से 5-6 महीने बाद, कि मैं एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छे से कर लिया, बाकी सब्जेक्ट मेरे इग्नोर हो गए, और तब आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ भागना शुरू करोगे, एंड तब आपका रिविजन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो एक अपनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, ताकि आपके ऊपर एक प्रेशर हो, आपका एक टाइम टेबल हो, आपके पास अकाउंटेबिलिटी हो कि इतने इतने टाइम में मुझे इतना ख़त्म करना है। एंड जब आप लिमिटेड टाइम में कुछ चैप्टर्स को ख़त्म करने का अपना टारगेट करोगे, तो आपकी मजबूरी होगी कि आप लिमिटेड रिसोर्स ही यूज़ करो। ओके, सो आपको अपने ऊपर प्रेशर बना के रखने के लिए एक टेस्ट सीरीज़ ना सिर्फ ज्वाइन करना ज़रूरी है, बल्कि आपको टेस्ट सीरीज़ की रैंक भी आपकी टॉप 20% के अंदर होनी चाहिए हरदम।
जब आप स्टार्टिंग से टॉप 20% में चलोगे तब जाके आप लास्ट में टॉप 10% के अंदर आ पाओगे और एग्ज़ाम तक आते आते टॉप 5% के अंदर आ पाओगे, जो कि आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आप स्टार्टिंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हो या अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो इस चीज़ पे कि आपका स्कोर क्यों नहीं आ रहा है, तो यू विल नॉट गेट सिलेक्टेड, दैट्स इट। आप अगर सोचते हो कि आप परफॉर्म किए बिना, कि स्टार्टिंग से परफॉर्म ना करो और मेरेकुलसली फाइनल एग्जाम में परफॉर्म कर लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन, कभी नहीं होता। एम्स दिल्ली का टारगेट है तो एम्स दिल्ली वाली हरकतें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दिखाओ, स्टार्टिंग से तुम्हारा परफॉर्मेंस वैसा चलना चाहिए। इवन वो लोग जो टेस्ट सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, भाई तुम्हें कुछ ना कुछ तो शेड्यूल तब भी इंटरनली बनाना पड़ेगा। अगर तुम रैंक पे बिलीव नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, तुम नहीं फॉलो कर रहे हो कोई टेस्ट सीरीज़, अगर तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, खुद पे कर रहे हो, तो भी तुम्हारा इतना रिजिड एक शेड्यूल होना चाहिए, इतना ज़्यादा प्रेशर तुमको अपने ऊपर बना के रखना है कि तुम पढ़ाई प्रॉपरली टाइमली करते रहो और एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो कम से कम तुम्हारे 100 क्वेश्चन रोज पाए हो कि 50 क्वेश्चन फिजिक्स के, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के तुमको करने ही करने हैं। ठीक है, तो अगर तुम सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, किसी टेस्ट सीरीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भी तुमको अपने ऊपर प्रेशर बना के रखना है। अब देखो क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। मैं मान के चलता हूँ कि आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, आप लेक्चर्स अगर आपने देखे हुए हैं पहले से तो आप लेक्चर्स नहीं देखोगे, आप सीधे आ जाओगे आपके नोट्स पर। अगर लेक्चर आपने नहीं देखे हुए हैं, आपको लगता है कि टॉपिक आपका वीक है, आपके लेक्चर्स आपने ढंग से नहीं देखे, तब आप लेक्चर देखोगे। सेकंड, आप नोट्स बना के चलोगे, साथ में आप करोगे नोट्स रिवाइज। इन दो काम को करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके बाद आप आओगे आपके DPPs पे जो रोज़ मिलती है उनको सॉल्व करोगे और आपके करोगे मॉड्यूल्स। आप उसी कोचिंग के मॉड्यूल्स भी कर सकते हो जिस कोचिंग को आप फॉलो कर रहे हो, ऑनलाइन अगर आप कर रहे हो तो, नहीं तो आप किसी और कोचिंग के मॉड्यूल्स भी कर सकते हो। लेकिन इतना आपके लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए इतना काम कर लेना इज़ सफिशिएंट इनफ टू गेट यू सिलेक्टेड। इससे ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अलावा PYQs आप करोगे, PYQs मॉड्यूल्स में यूजली कवर हो जाते हैं, अगर नहीं होते हैं तो वो आप लास्ट में भी कर सकते हो PYQs, या अभी स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, पर हर एक चैप्टर के PYQ करते हुए चलो, ये तुम्हारा हो जाता है। इसके बाद अगर तुमको टाइम मिलता है, इतना होने के बाद तुमको टाइम मिलता है, तब आप IIT मेंस के क्वेश्चंस पे जाओगे। हो सकता है कई बार कोचिंग वाले ही IIT मेंस से क्वेश्चन करवा देते हैं, आपके नोट्स के अंदर इंक्लूड हो। अलग से अगर तुम करने जा रहे हो तो IIT मेंस के क्वेश्चन पे इसके बाद तुम जाओगे, IIT एडवांस के क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। या इसके अलावा और कोई बुक तुमको फॉलो करनी है वो तुम तभी करोगे जब तुम्हारे लेक्चर्स हो चुके हो, जब तुम्हारे नोट्स हो चुके हो, जब तुम्हारे मॉड्यूल्स हो चुके हो, जब तुम्हारे DPP हो चुके हो और जब तुम्हारे PYQ हो चुके हो। ये 5 चीज़ें तुम्हारी पूरी हो गई हैं, उसके बाद ही तुम किसी भी एक्स्ट्रा किताब पर जाओगे, नहीं तो वो सीक्वेंस सही नहीं होगा। बायो आप जितनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लो उतनी कम करनी है और FST रोज़ देना है। अगर बायो तुम्हारी ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है तो टेस्ट सीरीज़ में जो भी बायो आ रही है उन चैप्टर्स को करने के बाद जितना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है और आगे के चैप्टर्स अपने निपटा के ख़त्म कर दो। कोशिश करो कि बायो तुम्हारी अभी सितंबर तक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद तुम बायो का एक FST, एक फुल सिलेबस टेस्ट रोज़ दो, एंड थ्रू दैट टेस्ट एंड थ्रू दैट पेपर ओनली यू विल बी एबल टू नो कि तुम्हारे कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं और उसको तुम उस हिसाब से अपना करते जाओगे। ठीक है, जब जब आपके टेस्ट सीरीज़ में कोई चैप्टर आपका वीक आ रहा हो, ठीक है, कि आपको पता हो कि ये चैप्टर मेरा जो है कोई ऐसा चैप्टर आ रहा हो जो आपके लिए बहुत इजी हो, जो आपको पता हो कि आप बहुत इजीली इसको निपटा लोगे, जल्दी निपटा लोगे, तो उसको जल्दी निपटा लो। उसके बाद आगे के चैप्टर्स कर लो, या पीछे कुछ बैकलॉग छूट गया हो तो वो कर लो। कोर्स आपको दिसंबर तक कंप्लीट करना है, खास करके अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको आगे जनवरी फरवरी मार्च तक नहीं खींचना है। जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट होगा उतना ज़्यादा तुम टाइम दे पाओगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, जितना बैकलॉग है दिसंबर में कोर्स कंप्लीट करने के बाद 1 महीने का टाइम लेके बैकलॉग अपना निपटाओ। उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट हमको देना है फरवरी से उठा करके हमको टेस्ट ही टेस्ट देना है। जितना ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा तुमको अच्छा रिजल्ट आएगा। इस बार वही गलती नहीं करना जो पिछले बार करी थी। सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करना है, आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करना है। सिर्फ लेक्चर्स देखते रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब था रीनीट में, अगर तुम्हारे 200 नंबर आ रहे हैं, 250 नंबर आ रहे हैं, तब तुम्हारी मजबूरी है लेक्चर्स देखना, क्योंकि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है। तो उन लोगों की बात एक अलग है, लेकिन जिन लोगों के स्कोर ऑलरेडी ठीक थे, जो बॉर्डर लाइन से रह गए हैं, जिनके 400 नंबर थे, 450 नंबर थे, भाई तुम लोग तो वापस से सीधे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आओ। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि अगले 3 महीने के अंदर तुम्हारा स्कोर जो है 500 550 इतना टच करने लगे, और दिसंबर तक आते आते 600 नंबर टच करने लगे, ताकि तुम फाइनल एग्जाम तक पहुँचते पहुँचते 650 की बात सोच पाओ। और वो लोग जो एम्स दिल्ली के लिए टारगेट कर रहे हैं, आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग 600 नंबर के आसपास अपना स्कोर टेस्ट सीरीज़ में मेंटेन करके चलना है। पेपर चाहे कितना भी हार्ड क्यों ना जाए, बायो में आपका स्कोर कभी भी 300 से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी पेपर बहुत टफ आ जाता है, नहीं आ पाता आपका स्कोर, तो भी आपकी रैंक तो कम से कम टॉप 10% के अंदर चले, स्कोर नहीं आ रहा तो। ठीक है, बिकॉज आप एक ऐसे एग्जाम की बात कर रहे हो, अगर आपको एम्स दिल्ली का आपने सोच रखा है जहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत फियर्स है। ओके, एक चीज़ और, जैसे जैसे अगर आपके दोस्तों का सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हुआ है, तो यू हैव टू लीव दैट फ्रेंडशिप। ओके, पुराने दोस्त आपको छोड़ने पड़ेंगे। अब आप लोग सेम गेम का हिस्सा नहीं हो, अब वो आपके दोस्त नहीं रहे। दे आर गोइंग टू मेडिकल कॉलेज एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। सो उनकी ज़िंदगी को देख करके तुम अपने अंदर ना जेलसी फील कर सकते हो, ना उनकी ज़िंदगी को देख करके तुम अपनी लाइफ को बार बार कंपेयर कर सकते हो। यू आर इन स्ट्रगलिंग फेज,
they have already got selected and they are going for another life. So you have to focus on yourself now. तो तुमको उन लोगों से अब दोस्ती अपनी छोड़नी पड़ेगी, एंड कुछ दिन की बात है, पर वो कुछ दिन दिक्कत तुम्हें देखनी पड़ेगी. तो फोकस ऑन योर सेल्फ नाउ. ओके. एंड इसके अलावा आपको कोई दिक्कत लगती है, कुछ आप मुझसे बात करना चाहते हैं, डॉक्टर सौरभ एम्स मेरी टेलीग्राम आईडी है, आप मुझ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई विल रिप्लाई टू यू. एंड जो लोग मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन ज्वाइन द प्रोग्राम फॉर 1 वीक. आई हैव गिवन अ डिस्काउंट.